हेलो गाइस, आज हम लोग एक ऐसे एनीमे एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि फनी और लव का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें ट्रैवल एजेंसी दिखाई जाती है जहाँ पे लोगों को वो लोग पागल बना रही होती है, मतलब अपनी टिकट काफी ज्यादा महंगा बेच रही होती है। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर भी काम करता है जिसका नाम होता है ओटाकू। जब भी उसकी बॉस आ जाती है और काम दे देती है और कहती है कि तुम मेरे को जल्दी से जवाब दिया करो, तुम मेरे को जल्दी से जवाब बिल्कुल भी नहीं देते। और टाको ये सोचता है कि मेरे को उनको क्या रिप्लाई है, क्या जवाब देना चाहिए था। ऐसे ही मेरे बचपन में भी मेरे दोस्त मेरे से कुछ भी सवाल पूछते थे तो मैं उनको कुछ बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाता था। तो अब मैं इस आदत से क्या ही करूं। और जब भी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है, वो टाकोया को गुड लक बोल के कहती है कि तुम अपना काम जल्द से खत्म करो। और टाकोया यहाँ पे उसको भी अच्छे से रिप्लाई नहीं दे पाता। और फिर टाकोया की नजर रिको के ऊपर पड़ती है। रिको उसको बहुत देर से घूरे जा रही थी। इसको देख के टाकोया हमारा डर जाता है और फिर अपने वो घर चला जाता है। घर पे जाके वो अपनी बिल्ली के लिए और अपने लिए खाना बनाता है, क्योंकि टाकोया अपने घर पे अपनी बिल्ली के साथ रहता है। और टाकोया फिर खाना खाते हुए सोचता है कि उसको उसके ऑफिस में 4 साल हो गए हैं और रिको भी 5 साल से उसकी कंपनी में काम कर रही होती है। और मेरे को समझ नहीं आता कि वो हमेशा मेरे को क्यों घूरती रहती है। और फिर टाकोया अपनी बिल्ली के साथ टीवी देखने लग जाता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑफिस की साफ सफाई हो रही होती है, लेकिन यहाँ कुछ कोवर्कर्स लड़कियों के ऊपर लाइन मारने लग जाते हैं और हमारे टाकोया रिका के ऊपर नजर आती है। और सबसे ज्यादा फनी बात यह है कि टाकोया को ही घूरे जा रही थी और हमारा टाकोया डर जाता है इस बात से। और फिर हमें रिका का नजरिया दिखाया जाता है। रिका सोचती है कि हमेशा लोग पता नहीं मेरे से डरते क्यों रहते हैं, मैं तो उनको कुछ कहते भी नहीं हूँ और लोग बेफालतू में मेरे से माफी मांगने लग जाते हैं बार बार। और फिर अगले सीन में हमें रिका घर जाते हुए दिखती है, तो वो एक बुक स्टोर पर रुक जाती है। और फिर वो बुक स्टोर के अंदर जाने के बाद एक एटलिस्ट की किताब खरीद लेती है। इसका मतलब होता है मैप की किताब। और फिर अपने घर पे आने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मैप खुशी से पढ़ने लग जाती है और वो अपने मन के अंदर कहते हैं कि 433 येन के साथ ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। और अगले दिन ऑफिस के अंदर न्यूज आई हुई होती है कि अगले साल हमारे एक ब्रांच खुलने वाली है अलास्का में, और यहाँ पे हम लोग एक सिंगल इंसान को भेजेंगे और वो लोग किसी को अनमैरिड वाले को भेजने वाले हैं। और वहाँ पे थोड़े बहुत लोग तो बच जाते हैं लेकिन थोड़े बहुत लोग फंस जाते हैं। और फिर हमारे टाकोया हाथ खड़ा करके कहता है कि मैं ये नहीं जा सकता, लेकिन लोगों को ये लगा था कि वो अपना हाथ खड़ा करके ये कहेगा कि मैं जाने वाला हूँ, लेकिन वो कहता है कि मेरे घर पे मैं और मेरी बिल्ली है। और फिर उनकी बॉस कहती है अरे कोई सा ढंग का बहाना तो देते, बिल्ली से ये कुछ लेना देना नहीं होता। और अब तुम्हारे पास 1 साल का वक्त है, अपने आप में से एक को चूज कर लो जो कि जाएगा, वरना मैं एक को चुन के भेज दूंगी। और फिर थोड़ी देर बाद सारे लोग बात करने लग जाते हैं कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। और फिर दूसरी तरफ और फिर हमें दिखाया जाता है कि पिछली बार एक को भेजा था, वो बेचारा 10 साल से नहीं आया है अभी तक और उसकी अभी तक पोस्टिंग भी नहीं हुई है। और फिर चेयरफुल वाली लड़की कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम सबको एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। और ऐसे ही उन सब ने हंसी मजाक होने लग जाते हैं। और जो वहाँ पे हमारा टाकोया जो होता है वो बहुत ज्यादा सीरियस होता है और रिका भी वहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस होती है। और रिका काफी ज्यादा परेशानी होती है कि वो सोचते है कि वो तो अपने देश में लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाती, वो दूसरे देश जाएगी तो वो तो बिल्कुल भी बात नहीं कर पाएगी अच्छे से। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा टाकोया अपनी बिल्ली को खिलाने के लिए पार्क लेकर आया होता है। और फिर थोड़े सा आगे जाने के बाद उसको रिका दिखाई देती है और फिर दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हुए जा रहे होते हैं। लेकिन हमारा टाकोया रिया को कहता है थैंक यू पिछली बार मेरी मदद करने के लिए, मैं मंडे से जॉब को क्विट कर दूंगा। और फिर रिका ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर रिका इस बात का कारण पूछती है। और फिर हमारे टाकोया बताता है कि मेरे पास एक बिल्ली और इसका ध्यान अभी तक कोई भी नहीं धरता। रिका बोलती है कि तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड क्या, तुम्हारे पास कोई फैमिली मेंबर नहीं है जो कि इसका ध्यान धरे। हमारे टाकोया कहता है कि अभी तो कोई नहीं है। और फिर टाकोया हमारे यहाँ से जा रहा होता है जब हमारी रिका उसे रोक के कहती है कि तुम्हें पता है अलास्का का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। और फिर वो ऐसे ही अजीब गरीब बातें करने लग जाते हैं और फिर वो एकदम से रुक के कहते हैं क्या तुम मेरे से शादी करोगे। और फिर रिका बोलती है कि हम लोग शादी करने की नकली एक्टिंग कर सकते हैं और फिर हम दोनों अलास्का जाने से बच भी सकते हैं और हम दोनों तो एक साथ भी काम करते हैं तो सबको सच नहीं होगा। फिर टाकोया कहता है अरे हाँ ये काफी ज्यादा एक बढ़िया आइडिया है, ये पहले आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और टाकोया का भी यहाँ पे अपने जॉब छोड़ने का कोई भी मूड नहीं होता तो वो भी एग्री कर जाता है। और फिर रिका कहते हैं कि हम लोग मंडे वाले दिन बॉस को बता देंगे और ये मेरा प्लान था तो तुम बिल्कुल ही चिंता मत लेना। और फिर रिका यहाँ से चली जाती है और हमारे टाकोया जो होता है वो बस उसकी तरफ घूरते हुए देखने लग जाता है और वो सोचता है कि ये सब क्या हुआ। और फिर हमें ऑफिस का मंडे वाला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे रिका अपने बॉस से बता देती है और बॉस ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये मैंने पहली बार देखा इसको खुश होते हुए। और फिर नॉर्मल डे की तरह वो दोनों अपने ऑफिस का काम करने लग जाते हैं और जब जब उनकी नज़र एक दूसरे पर पड़ती है जब भी वो लोग एम्बैरेसमेंट होने लग जाते हैं। एंड जब ऑफिस खत्म होने वाला होता है जब उसको अपने बॉस का फोन आता है एंड उसकी बॉस उसको थोड़ी देर के लिए रेस्टोरेंट में इनवाइट किया होता है और फिर वो लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
और जब वो दोनों उस शॉप के अंदर पहुंच जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके बॉस ने उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई थी, क्योंकि उन लोगों ने मैरिज कर ली थी। और फिर कुछ लोग उनको बिठा देते हैं और यहाँ पे वो दोनों बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं क्योंकि इन लोगों ने नकली शादी करी हुई होती है और अगर इन लोगों को पता चलेगा तो बहुत बड़ा बवाल छिड़ जाएगा। और फिर पार्टी चलती है, थोड़ी देर बाद रिका कुछ ज़्यादा ही पी लेती है, इसलिए वो बाथरूम चली जाती है। और यहाँ पे हमें टाकुया की लोग मजे ले रहे होते हैं कि तूने ये ऐसे कैसे कर लिया, लड़के को कैसे प्रपोज कर लिया है। इतने में ही हमारी रिका बाथरूम से निकल के आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी हुई थी, इसलिए वो डायरेक्ट जाके गाना गाने लग जाती है। एंड उसका गाना कुछ ऐसा होता है कि लोग बिल्कुल शांति हो जाते हैं। एंड फिर वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो रिका ने इतनी ज़्यादा पी ली होती है तो वो अब बिल्कुल भी चल नहीं पा रही होती है। और फिर थोड़ी देर बाद वो ओटाकू के ऊपर ही गिर जाती है एंड वो सोचते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा दूर हट के ओटाकू से माफ़ी मांगने लग जाती है। और ओटाकू को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि रिका उस समय अकेले गाना गा रही होती है। ओटाकू सोचता है कि मेरे को भी उसके साथ गाना गाना चाहिए था। और फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि हमारी रिका मैप लेके कहीं पे आई हुई होती है और वो अपना पहले के दिन याद कर रही होती है कि वो ओटाकू से कहती है कि हमें एक झूठ बताना पड़ेगा कि तुमने मेरे को कैसे प्रपोज करा और फिर हम लोग ने कैसे शादी करी। और फिर रिका उसको एक स्क्रिप्ट दे देती है, लेकिन रिका यहाँ पे सोचती है कि ओटाकू मेरे से 2 साल छोटा है लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। और फिर रिका अपने इमेजिन में सोचने लग जाती है कि ओटाकू मतलब कैसा होगा डेट पे, क्योंकि वो अभी तक किसी के साथ भी डेट पे तो नहीं है तो उसे पता नहीं है कि क्या होने वाला है और ये ओटाकू है। और रिया को पूरी डेट पे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता एंड फिर वो लास्ट में जाके बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है। और फिर रिको जा रही होती है जब वहाँ पे ओटाकू आ जाता है और वो कहते हैं कि मैं भी अब तुम्हारी मदद करवाने वाला हूँ। और फिर वो दोनों जाके झूले में बैठ जाते हैं और रिको ओटाकू से कहते हैं कि मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ बैठ गई हूँ। और फिर ओटाकू अपने मन में सोचता है कि यार मेरे को यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। और फिर रिको उसको 2 रिंग दिखाती है। ओटाकू बोलता है कि अरे फिर तो हमारी रियल शादी हो जाएगी, लेकिन फिर ओटाकू अपनी उंगली के अंदर एक रिंग पहन लेती है। और फिर रिको कहते हैं कि लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे कि तुमने मेरे को कैसे प्रपोज करा था। और यहाँ पे हमारा ओटाकू बोलने की कोशिश करता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, लेकिन वो बोल नहीं पाता। और फिर रिको सोचते हैं कि मेरे को इससे कुछ और करवाना चाहिए। और फिर ओटाकू बोलते हैं कि मेरे को अभी कोई सा अभी आइडिया नहीं है आ रहा होता है तो मेरे को माफ़ कर दो। और फिर रिको भी कहती है चलो कोई बात नहीं, तुम कोई सा अच्छा सा आइडिया सोच लो और मैं तुम्हारा वेट भी करूँगी। फिर रिया कहते हैं कि आज मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, जो कि मैं महीने में नहीं करती, आज मैंने वो सब कर लिया है। आज हमारा ओटाकू बेड पे लेटा हुआ होता है और वो अपनी बिल्ली को शांत होने के लिए कहता है और उसकी बिल्ली उसके कपड़ों से खेल रही होती है क्योंकि उसके अंदर से रिको की स्मेल आ रही होती है। और फिर ओटाकू रिंग की तरफ देख के सोचने लग जाता है कि ये रिंग मेरे को पहननी चाहिए क्या नहीं पहननी चाहिए। फिर वो पिछली रात की यादें वापस सोचने लग जाता है, जो भी उसने पल रिका के साथ बिताए थे। और फिर वो रिंग को हाथ में ले लेता है और लेकिन फिर भी वो उस रिंग को नहीं पहन पाता। और दूसरी तरफ हमारा रिका दिखाई जाती है जो कि बीच पे होती है और उसके हाथ में एक सीसाल होता है। जब उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है फिर उसकी जो स्माइल होती है वो चली जाती है और फिर वो एक लंबी सांस लेती है, सामने वाले को मैसेज करते हैं कि मैं इस समय टोक्यो में नहीं हूँ। फिर दूसरी तरफ हमें हमारा ओटाकू दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आखिरकार उस रिंग को पहन लेता है। और फिर वो रिंग को पहनने के बाद सोचता है जब तक ये रिंग है जब तक वो कुछ भी कर सकता है, बट मैं रिका के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हस्बैंड बनूंगा। जब उसके फ़ोन पे एक फ़ोन आता है और जब भी टाकुया उस फ़ोन को उठाता है, जब भी सामने से आवाज़ आती है वो बंदा कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों की एक फेक मैरिड है। और इसे सुन के ओटाकू बिल्कुल चौंक जाता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन सामने से आवाज़ आती है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें अलास्का भेजने की। और फिर वो फ़ोन कट कर देता है और फिर टाकुया काम पे जाके रिका को ये सारी बातें बताता है। सबसे ज़्यादा अजीब बात ये कि उस वाले नंबर को ट्रैक भी नहीं कर सकते और वो वॉइस चेंजर का भी इस्तेमाल कर रहा था और इससे ये भी नहीं पता चल रहा था कि वो मेल है या फीमेल। और फिर वो लोग सोचते हैं कि हमारा कोई ना कोई कोवर्कर्स में से कोई एक हो सकता है। और फिर एक बंदा आके उनसे कहते हैं क्या मैं तुम्हारे घर पे आ सकता हूँ। और फिर ओटाकू और रिको कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम हमारे घर पे आ सकते हो। एक काम करते हुए दोनों के दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि वो कोल वाला बंदर आखिरकार कौन था। फिर ओटाकू को हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी बिल्ली से माफ़ी मांग रहा होता है कि मेरे को माफ़ कर दो, मेरे घर पर भी लोग आने वाला है और इसलिए वो उसके लिए ट्रीट भी लाया होता है। तो उसकी बात मान भी जाती है और जब भी उसके घर पर रिका आ जाती है, रिका कपल्स वाले सामान लेके आई होती है। फिर रिका ओटाकू से पूछती है उसकी बिल्ली के बारे में। ओटाकू कहते हैं हाँ वो मान तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है। और फिर जो रिको सामान लेके आई होती है हमें वो दिखाई जाता है जिसके अंदर पिलोज होते हैं, कपल्स कप होते हैं, एक काफ़ी ज़्यादा फनी से साइन बोर्ड भी होता है। वो लोग एक ही जगह पे सारे सामान धर देते हैं और फिर जो इन लोगों ने स्क्रिप्ट बनाई होती है वो लोग उसको याद करने लग जाते हैं।
और फिर दोनों को ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सी सिचुएशन है, बिल्कुल कल्चर सिचुएशन, और दोनों को ही पेड़ का रोल मिला करता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अहम हुआ करता था। और फिर जब भी उनकी डोर बेल बजती है और फिर दोनों कपल्स की तरफ जाते हैं और गेट खोलते हैं, जब भी वो लोग चौंक जाते हैं कि वहाँ पे एक नहीं, वहाँ पे 3-3 कोवर्कर्स थे। और फिर सारे लोग घर के अंदर आते हैं और फिर वो लोग थोड़े बहुत खाना वाना खाते हैं। और फिर ओटाकू पॉइंट पे आता है, वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। और फिर उसके दोस्त कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सीरियस बात है कि तुमने बंदी कैसे पटा ली, मतलब कि रेखा को, और मेरे को थोड़ी बहुत टिप्स दे दे ताकि मैं भी कर पाऊं। जो उसके साथी होते हैं वो उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। और फिर लोग उससे पूछते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को कब से डेट कर रहे हो। और फिर ओटाकू कहता है कि जब से हमारी स्टार्टिंग टाइम से ही मैं इसको डेट कर रहा हूँ। और फिर रेखा यहाँ से चली जाती है। फिर ओटाकू कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे को यहाँ पे कैसा इमोशन देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हर कोई खुश है, लेकिन जो मैरिज है वो काफ़ी मुश्किल है। और ये मैरिज मेरे लिए बस एक रिंग की तरह है जो कि हम दोनों एक दूसरे की उंगली में डालते हैं। और बाकी लोग ओटाकू की बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहे होते। सारे लोग कहते हैं भाई तूने शादी कर ली तो खुश रहे। और ये बात रेखा भी सुननी होती है। रेखा इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। और फिर सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ गोडा फिर टाकोया से एक बात बोलता है। और फिर वो कहता है कि मैं कोमिया को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और तुम मेरे को थोड़े बहुत टिप्स दे दो तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। और फिर गोडा चला जाता है वहाँ से। और फिर ओटाकू सोचता है कि वो कौन इंसान था जिसको कॉल आया था। और फिर रिका काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि उसने आज सुबह से बहुत सारा काम कर लिया होता है। और फिर दोनों साथ में बात करते हैं कि पता नहीं लोग इतने ज़्यादा खुश क्यों हो रहे होते हैं, क्योंकि शादी तो उन दोनों की हुई होती है सिर्फ। और फिर वो कहते हैं कि हम लोग एक बल्ब की तरह है जो कि सबके लिए एक चमकती हुई रोशनी है। ये काफी ज्यादा अजीब फीलिंग है। जब मैं काम करके घर पे आता हूँ तो मैं खाना बनाता हूँ और अपनी बिल्ली के साथ टीवी देखता हूँ, और वही मेरे लिए सबसे अच्छा टाइम है। लेकिन लोगों के हिसाब से सबसे अच्छा टाइम वो है जो कि हम लोगों ने आज एक साथ बिताया, और सबका भी अलग अलग तरीके से टाइम हो। और फिर वो रिका से पूछता है तुम्हारे लिए सबसे अच्छा टाइम क्या था। और फिर जो रिका होती है वो एक्साइटेड होके वो बताने लग जाती है कि मेरे को मैप देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर ओटाकू कहता है तो इसका मतलब ये कि तुम उस समय बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही होगी। ये बात सुनकर रिका बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और उसको नहीं पता कि वो ग्लो करती है कि नहीं करती। और फिर रिका हमें घर जाते हुए दिखती है। और फिर वो सोचते हैं कि मेरे अंदर अब काफ़ी ज़्यादा अजीब फीलिंग आ रही होती है क्योंकि आज मैंने मेरे हिसाब से उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करा है। और थोड़ी देर के बाद वो ये सारी बातें इग्नोर करके चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हमें टाकोया का सीन दिखाया जाता है। टाकोया को भी यहाँ पे रिका की तरह सेम फीलिंग आ रही होती है, लेकिन टाकोया को ये फीलिंग बिल्कुल समझ आ जाती है, लेकिन फिर वो उसको इग्नोर करने की कोशिश करने लग जाता है। फिर वो सोचता है कि बस मैं रिका के साथ काम कर रहा हूँ। और फिर रिका वहाँ पे काम कर रही होती है। वहाँ पे एक कस्टमर आता है तो रिका बाकी लोगों को बुलाने के लिए चली जाती है। फिर वहाँ पे रिका देखती है कि बाकी लोग तो अपना अपना काम कर रहे होते हैं, तो फिर रिका को भी बिना मन के उससे बात करने के लिए चला जाना पड़ता है। और रिका के दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमरों से बात तो कभी करते नहीं है, तो अब ये हैंडल कैसे करेगी। और जब भी वो कस्टमर कहता है कि यहाँ पे मेरा बेटा है जिसका नाम है टाकोया, वो शादी करने वाला है और मैं बस यहाँ पे ये सब चेक करने के लिए आया हूँ, तुम प्लीज़ ये बात किसी को भी मत बताना। और ये बात सुन के रिको तो बिल्कुल शॉक हो जाती है कि यार ये बात फैमिली को कैसे पता चल गई। और फिर रिका कहते हैं कि मैं टाकोया के बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं जानती। टाकोया के पापा होते हैं वो बिल्कुल एक बिजनेसमैन होते हैं, तो वो अपने कैलेंडर देख के रिका को देख के चले जाते हैं। और रिका टाकोया के रूम में आती है उसको सब कुछ बताने के लिए, लेकिन वहाँ पे टाकोया नहीं होता। फिर रिका काफी डर जाती है कि उसने टाकोया के पापा से झूठ बोला होता है। और फिर रिका कैलेंडर पर धर देती है और फिर वो चली जाती है। और फिर आगे जाने के बाद रिका को टाकोया के पापा मिलते हैं जो कि एक चीज को देखते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जो ये टाकोया है ना, ये हमारी खानदान को बिल्कुल बेकार करके छोड़ेगा। और फिर वो अंकल के पास जाती है और कहती है कि मैं एक बार टाकोया को फोन कर देती हूँ, आप उससे बात कर लेना। वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं बात करने के लिए। फिर रिका पूछती है कि आपका क्या मतलब था फैमिली के नेम खराब करने से। टाकोया के पापा बताते हैं कि हमारे गांव के अंदर एक रिचुअल होता है, शादी के वक्त पर काफी धूमधाम से मनाई जाती है, जैसे कि एक रस्म होगी डॉल वाली रस्म, और गिफ्ट्स को बदले जाते हैं और हॉट स्प्रिंग बुक करवाया जाता है। और वेडिंग वाले दिन सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और सबसे मेन चीज, सारे लोग दुल्हन को अपने हाथों के ऊपर उठा लेते हैं और उछाला भी जाता है। और ये हमारी विलेज की एक
पुरानी प्रथा है जो कि हर एक बार मनाई जाती है। और ओटाकू जो है हमारी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है और ये करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसके अंदर कुछ भी कमी रही ना तो फैमिली के ऊपर सबसे बड़ा इमेज पड़ेगा। और ये सारी बात सुनते हुए रिका काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और हमें दूसरी तरफ ओटाकू दिखाया जाता है जो कि फोन का मैसेज देख लेता है और उसको पता चला कि उसके डैड यहाँ पे आए हुए होते हैं। और ये सुन के भाई उसकी हालत बिल्कुल ही खराब हो जाती है और अब वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से फट चुका होता है। फिर अगले सीन में ओटाकू रेस्टोरेंट के अंदर आ गया होता है और वो कुछ बोल पाता है जब भी रिका उसको थोड़ा अकेले में लेके जाती है। ओटाकू जो होता है फिर रिका से माफी मांगता है कि उसने उसको काफी ज्यादा परेशान कर दिया होगा। फिर रिका कहती है कि तुम्हारे फादर को ये बात पता चल चुकी है कि तुमने मेरे से शादी कर लिया। और ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज बात है कि उनको ये बात कैसे पता चली। टाकोया कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपनी डैड से बात कर लूंगा। अब लोग पहले वो कुछ लोग बात करते लेकिन के पहले वो रिका से माफी मांग लेते कि उन्होंने उसको काफी ज्यादा परेशान करा और अब तुम वापिस जा सकती हो। और रिका को यहाँ पे काफी बुरा लग रहा होता है झूठ बोलने के लिए और यहाँ ओटाकू के पापा उसको बार बार माफी मांग रहे होते हैं। फिर ओटाकू के पापा कहते हैं कि जो भी मैंने तुम्हें बातें बताई वो थोड़ी बहुत सच नहीं थी, क्योंकि आजकल लोग सिटी में रहने लगे तो लोग अब पुरानी बातों को नहीं मानते। बहुत सारे लोग आजकल वेडिंग भी नहीं करते और वेडिंग भी आजकल नॉर्मल होने लग गई है और जो हमारे परंपरा वाला रिचुअल होता है वो अब काफी ज़्यादा कम होने लग गया है। और ये बात सुन के ना रिका एक्साइटेड होके बोलने लग जाती है। मैंने ये सारी चीज़ें अपने मैप के अंदर लिखी हुई है। और फिर टाकोया के पापा उसे बताते कि वो जगह बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है और वो बच्चों को ट्रेन दिखाने के लिए लेके जाया करते थे और पूरे दिन एंजॉय भी करा करते थे हम सब। टाकोया जो था मेंढक पकड़ने काफी ज्यादा अच्छा था। और फिर शाम के वक्त हम लोग खेतों से जा रहे होते थे तो वहाँ की ठंडी हवा हमारे मुंह पे पड़ती थी और वो काफी ज्यादा अच्छा लगा करता था। और जब वहाँ पे कोई नहीं होता था तो वहाँ पे आग लग जाया करती थी और ये काफी ज्यादा बुरा हुआ करता था। और मैं भी वहीं पैदा हुआ हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ की प्रोटेक्शन करूँ। टाकोया भी अपने मन में सोचता है मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो लेकिन मैं इसमें अब क्या कर सकता हूँ। तभी टाकोया के पापा बोलते हैं कि अब तुम शादी करने वाले हो और वो लड़की का नाम भी बता देते हैं। इससे टाकोया काफी ज्यादा डर जाता है और फिर टाकोया कहता है कि आप बिल्कुल चिंता मत लीजिए, इस वीकेंड मैं घर पे आ जाऊंगा और अपनी शादी की सबको बात बता दूंगा। और फिर टाकोया के पापा वहाँ से चले जाते हैं और फिर रिका टाकोया से पूछती है क्या तुम सच में अपने गाँव जाने वाले हो। फिर टाकोया कहता है हाँ मैं अपने गाँव जाने वाला हूँ और मेरे को उनको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। और रिका यहाँ पे सोचती है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है और मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगा था कि फैमिली भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी। और फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बॉस कहती है कि टाकोया मैं तुम्हें बहुत बड़ा काम दे रही हूँ कि तुम्हें एक प्रिंसेस को हैंडल करना है क्योंकि वो जापान टूर करना चाहती है। और फिर टाकोया कहते हैं यार मैं ही क्यों। और फिर बॉस कहती है कि प्रिंसेस को कुछ ज़्यादा ही आदमियों से प्यार है। और फिर टाकोया कहती है कि लेकिन उनकी तो शादी हुई हुई है। लेकिन बॉस कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि उनकी शादी हुई हुई है लेकिन फिर भी उनके पास से मेल ही काम करता है। मैं चाहती तो बाकी लड़कों से भी बात कर सकती थी लेकिन मेरे को उनका थोड़ा बहुत सही नहीं लगता, तुम ही सबसे ज़्यादा बढ़िया हो। और फिर टाकोया ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ता है। और फिर इन सब के रूमर्स बाहर फैलने लगे थे और रिका को भी पता चल जाता है। रिका भी पहचान जाती कि लड़की किस टाइप की है। और फिर ओटाकू पूरी इंफॉर्मेशन लेने लग जाता है कि मेरे को उन्हें कौन कौन सी जगह घुमानी चाहिए। और फिर पीछे से रिका आ जाती है, वो सोचती है कि मैं टाकोया की मदद कर देती हूँ लेकिन थोड़ी देर बाद वो सोचती है कि मैं उसकी मदद क्यों करूँ, वो तो वैसे भी अपना काम कर रहा है और मेरे को भी अपना काम करना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद टाकोया के पास वो प्रिंसेस आ जाती है, एक किताब से जापानीज बोलने की कोशिश कर रही होती है लेकिन टाकोया कहता है कि आपको कोई बात नहीं, आपको इंग्लिश भी आप बोल सकती हो। और फिर टाकोया बोलता है कि आपके बाकी अटेंडेंस कहाँ है। और प्रिंसेस थोड़ी सी मायूस होकर कहती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ घूमने आई हूँ ना कि प्रिंसेस के तौर पे। और फिर टाकोया पूछता है कि आपके का कुछ प्लान्स हैं और फिर प्रिंसेस मना कर देती है। और फिर टाकोया अपने ही प्लान बनाता है और फिर वो प्रिंसेस को सराइन में लेके जाता है जहाँ पे बहुत सारी कैट्स होती है। वहाँ पे प्रिंसेस को वो वाली जगह काफी ज्यादा अच्छी लगती है कि प्रिंसेस के पास ही बहुत सारी कैट होती है। और पहले से टाकोया ने इन सब की रिसर्च करी हुई थी। जब भी बॉस का फोन आता है टाकोया के पास और बॉस गुस्से होकर पूछती है कि तुम इस वक्त कहाँ हो। टाकोया कहते हैं कि मैं तो प्रिंसेस के साथ हूँ। और फिर टाकोया को यहाँ पे पता चलती है कि प्रिंसेस ने चुपचाप से अपने बॉडीगार्ड को पागल बना के वहाँ से भाग गई थी। वहाँ पे उनके बॉडीगार्ड परेशान हो रहे थे। यहाँ पे प्रिंसेस को लग रहा होता है कि हम लोग अब टावर पे जाने वाले हैं। यहाँ पे प्रिंसेस बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और फिर टाकोया प्रिंसेस को स्कूल की छत पे लेके आया हुआ होता है। यहाँ पे प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो एनीमे की बात करने लग जाती है कि एनीमे कैरेक्टर के अंदर
एक खास बात होती है कि वो हमेशा छत पे ही रहते हैं। और फिर टाकोया भी सोचता है हाँ ये बिल्कुल सही बात है, एनीमे कैरेक्टर्स। और फिर इतनी ही देर में प्रिंसेस स्कूल यूनिफॉर्म पहन लेती है और फिर वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है। और फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर बातचीत चल रही होती है कि टाकोया कितना लकी है, उन्हें प्रिंसेस के साथ रहने का मौका मिल रहा है। और ये सारी बात रिको भी सुन रही होती है। रिको कहती है कि चलो वो मेरा लवर विंग है तो मेरे को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी तरफ प्रिंसेस कहती है कि तुम मेरे को अपने घर ले चलो। ये कुछ ज़्यादा हो गया है। फिर दूसरी फिल्म में हमें रिका दिखाई जाती है जो कि ओटाकू के घर के नीचे खड़ी होती है और रिका सोच रही होती है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। और उसके हाथ में एक अजीब सी चीज होती है, वो उसके बहाने आई हुई होती है। मेल बॉक्स में डालने की कोशिश करती है लेकिन वो उसका नहीं डल रहा था। फिर रिका सोचती है कि मेरे को उससे ऊपर जाके ही दे देना चाहिए। जब ही वो ऊपर चली जाती है एंड उसे टाकोया की लाइट ऑन हुई दिखती है तो वो सोचती है कि टाकोया अपने घर आ चुका होगा। जब उसको एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और फिर उसका दिमाग कहती है कि उसे झांकना चाहिए। लेकिन उसका मूड जब भी चेंज हो जाता है, जब भी वो नीचे चली जाती है, लेकिन दोबारा से रिका झांकने लग जाती है। जब भी प्रिंसेस की नजर रिका के ऊपर पड़ जाती है, जब भी टाकोया बाहर देखने लग जाता है, जो रिका होती है वो नीचे बैठ जाती है। फिर रिका वहां से जाने लग जाती है लेकिन वो सोचती है कि टाकोया को किसी को भी अपने घर पे लाने पे अच्छा नहीं लगता। जब भी उसको यहाँ पे कुछ नहीं समझ आ रहा होता है, दूसरी तरफ प्रिंसेस एक दरवाजा खोलने वाली होती है जहाँ पे ओटाको की बिल्ली थी। जब भी उसकी बिल्ली अटैक कर देती है और फिर वो ओटाको के ऊपर गिर जाती है। और जब भी वहाँ पे रिका भी आ जाती है, ओटाको भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान होता है और रिका इन दोनों को यहाँ पे देख के बिल्कुल खुश नहीं होती। तुम ना पूरी सिचुएशन को इतना भी बेकार मत करो और सुनो, तुम किसी भी औरत को अपने घर पे मत लाया करो। यहाँ पे टाकोया भी हाँ बोलता है। जब भी प्रिंसेस चलो फाइनली मैं तुमसे मिल पाई, रिका माफी मांग रही होती है। ओटाकू कहता है मैंने बहुत बार मना करा लेकिन प्रिंसेस तुमने से मिलना चाहती थी। और यहाँ पे रिका बहुत ज्यादा अनबैरेस फील कर रही होती है। उसने यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत सोच लिया था। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओटाकू प्रिंसेस से बोलते हैं कि मैं मैरिड हूँ। और फिर प्रिंसेस यहाँ पे बताने लग जाती है कि जो ओटाकू है वो तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहा था। और फिर यहाँ पे दोनों और फिर शर्माने लग जाते हैं। और फिर प्रिंसेस कहती है कि अच्छा नॉर्मल कपल्स कुछ ऐसे रहते हैं। और वहाँ पे वो सोचती है कि मेरे को रॉयल फैमिली को छोड़ देना चाहिए। और यहाँ पे ओटाकू और रिका ये सुनकर चौंक जाते हैं। और फिर जब भी प्रिंसेस बताती है कि मेरी एक और लवर है और मैं उसके साथ अपना फ्यूचर बनाने वाली हूँ, और जब भी वो उसकी फोटो दिखाती है वो दूसरी एक फीमेल होती है। और प्रिंसेस कहती है कि मैंने प्रिंसेस बनने के लिए शादी करी थी। उसे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन टाइम के साथ उसे लगा कि अगर मैं शादी ना भी करती तो कुछ भी फर्क नहीं होता। उसने सोचा कि मैं अपना समय उसके साथ बिताऊंगी कि मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। दोनों को मैं देख के काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुई हूँ। तो कोई भी मेरे को देखता है तो मेरे ऊपर लाइन मारता है और मेरे को ये काफी ज्यादा बेकार लगता है, इसलिए मैं भी दूसरों के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने के लिए कोशिश करती थी। और अब मेरे को पता चल गया कि मेरे को अब क्या करना है। और फिर थोड़ी देर बाद प्रिंसेस यहाँ से चली जाती है और फिर वहाँ पे दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। और रिका उसको वही चीज देती है जो कि उसको देने वाली आई थी। उस चीज के अंदर एक मेंढक की तरह एक पत्थर होता है। और रिका यहाँ पे बताती है कि मैंने तुम्हारे पापा से बात करी थी और तुम्हारे पापा ने ये बताया था कि तुमको मेंढक पकड़ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं तुमको ये दूंगी। और मेरे को स्टोन कलेक्ट करना भी पसंद है। और टाको यहाँ पे सोचते कि ये लड़की काफी ज्यादा क्यूट है, इस लड़की से रियल में शादी करना चाहता हूँ और मैं इस पत्थर का अच्छे तरह से ध्यान धरूंगा। और फिर दूसरी चीज में ओटाको के फोन पे उसकी बहनों के मैसेज आ रहे हुए होते हैं कि वो लोग कहते हैं कि तुम शादी करने वाले हो बहुत जल्द। और फिर ओटाको सोचता है कि मैं अपने घर जाऊंगा और इस सबको बता दूंगा कि ये सब एक झूठ है। और फिर वो रिका के स्टोन को देखते हुए बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाता है। रिको इतनी दूर से मेरे लिए क्यों आई थी और उसने दूसरी औरतों को अपने कमरे के अंदर लाने के लिए क्यों मना करा था। और फिर ओटाको सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से वो चाहते हैं कि मैं इस नाटक को थोड़ी बहुत अच्छी तरीके से करूं, तो ठीक है मैं अभी इस नाटक को काफी ज्यादा अच्छे से करूंगा। दूसरी तरफ रिको ओटाको के बारे में ही सोची जा रही थी। और फिर दूसरे से में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिको बहुत ज्यादा स्ट्रेच फील कर रही होती है, इसलिए वो अपनी आंखों को ओटाकू की आंखों से नहीं मिला पा रही थी। और वो अपने मन में सोच रही होती थी कि ओटाकू तो इस वीकेंड अपने घर भी जाएगा और मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ, लेकिन मैं इतनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील कर रही हूँ कि अब मैं उससे बात भी नहीं कर पा रही हूँ। जब अचानक वहाँ पे गोंडा आया था और कहता है कि ओटाकू मैंने सुना है कि तुम इस वीकेंड अपने घर पे जाओगे। और ये सब सुन के बाकी स्टाफ भी खुश हो जाता है। फिर आसपास का स्टाफ बात करने ले जाता है और फिर वहाँ से एक पूछता है क्या तुम रिको को तो अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए जा रहे हो। जब भी ओटाकू कहता है कि नहीं मैं बस अपने फैमिली से मिलने के लिए जा रहा हूँ और वहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जब यहाँ पे रिको सोचने लग जाती है कि ये बात मैंने किसी को भी बताई नहीं, तो ये बात गोंडा को कैसे पता चल गई, मैं ये बात नहीं सुनना चाहती और मैं काफी ज्यादा स्ट्रेस हूँ।
और फिर ओटाकू कहता है कि रिको तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं इस बार इस वीकेंड अकेला ही चला जाऊंगा। जब अचानक से रिको के फोन पे एक फोन आता है और ये तो उसी पर्सन का फोन होता है। और जब भी वो उनको एक थ्रेट देता है, कहता है कि इस वीकेंड वो अपने घर जाएगा, तो इसका मतलब तुम दोनों को भी जाना पड़ेगा, और अगर तुम दोनों नहीं गए तो मैं पुलिस स्टाफ को बता दूंगा कि तुम दोनों की शादी असल में एक नकली शादी है और मैं तुम दोनों को देख रहा हूँ। और फिर फोन कट हो जाता है। दूसरे सीन में ओहारा अपनी कैट ओमी-सान को एक कैट शॉप पे धर देता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि रिको को वो फोन असल में किसने करा होगा, कहीं वो हमारे स्टाफ का कोई मेंबर नहीं, और अब रिको और मेरे को एक साथ जाना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरा प्लान पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि मैं जाऊंगा और अपने घर वालों को बता दूंगा कि ये सब झूठ था और मैं फिर जब ही आ जाऊंगा। लेकिन फिर भी मेरे को एक होटल में रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरे कंपनी वाले को ताकि शक ना हो कि हम लोगों ने नकली शादी करी हुई है। लेकिन फिर भी इन सब में तो मेरा बहुत ज्यादा पैसा चला जाएगा। और जब ये सब सोच के वो बेचारा घबरा रहा होता है, जब भी जहाँ पे वो बिल्ली वाली ओनर होती है वो भी घबरा जाती है। जब भी वो कहती है कि क्या तुम ठीक हो, ओहारा कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब भी वो कहते हैं कि तुम पक्का जरूर सफल होगे, तुम खुश रहना। दूसरी तरफ हमें रिको दिखाई जाती है जो कि कहती है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेच फील कर रही हूँ, सॉरी मतलब रिलीफ फील कर रही हूँ कि हम दोनों एक साथ जाएंगे। और मैं उन सबसे माफी भी मांगना चाहती थी कि मैंने उनसे झूठ बोला। तो अब मैं तैयार होती हूँ, लेकिन अब मैं पहनूं क्या? जब भी हमें रिका का फास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी मॉम से पूछती है क्या ये बिल्कुल सही है, जब भी उसकी मॉम कहती है हाँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन तुम वो पहनो जिससे तुम्हारे दिल को खुशी मिले। और फिर हमें अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओटाकू रिका का इंतजार कर रहा होता है। जब भी रिका आ जाती है और फिर वो कहती है कि मुझको माफ कर देना, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई। और उसको देख के हमारा ओटाकू बहुत ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। और जब भी हमारा ओटाकू सोचता है वैसे तो हम लोग सब कुछ सच बताने जा रही है, लेकिन रिको को देख के ऐसे लगता है कि वो सच में अपनी ससुर जी से मिलने जा रही है। और फिर दोनों एक दूसरे को देख के थोड़ा बहुत ब्लश करने लग जाते हैं। और फिर ओटाकू पूछता है रिको क्या तुम पहले कभी किनामोटो कभी गई हो? और फिर रिको ये सुन के शर्माने लग जाती है। और फिर ओटाकू सोचता है कि क्या मैंने कुछ गलत सवाल कह दिया, मेरे को लगता है ये कहना नहीं चाहिए था। और फिर रिको कहती है ओटाकू क्या तुम मेरी फैमिली के बारे में जानना चाहते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। और फिर ओटाकू कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो तुम्हें ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन और फिर रिका बताती कि मेरा जो चाइल्डहुड था वो काफी बोरिंग निकला था। मैं बिल्कुल अकेली रहा करती थी और मेरे पापा आसपास नहीं रहा करते थे। मैं और मेरी माँ बिल्कुल अकेले फ्लैट में रहा करते थे। मैं जब भी स्कूल से आया करती थी तो मेरे को एक टेबल में नोट देखने के लिए मिलता था जिसका नाम मेरी मॉम का लेटर था कि बेटी मैं अभी काम पे हूँ, तुम अच्छे से रहना। और फिर मैं घर का सारा और मैं उस खाली समय पे बहुत ज्यादा मजे करने की कोशिश करा करती थी, जैसे कि मैप पढ़ना और अपनी डॉल्स के साथ खेलना। मैंने अपनी डॉल्स को मम्मा और अपनी तरह इमेजिन कर लिया था। मैं मैप के अंदर खेला करती थी, लेकिन फिर भी मेरी मॉम क्या करे, उन्हें वैसे भी तो घर का काम ही करना है और ऑफिस का भी, दोनों जगह का। और फिर मेरी मॉम मेरे को फोन करती और कहती कि मेरे को माफ कर दो, मैं इस बार नहीं आ पाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। और यहाँ पे होंजी जी कहती है मॉम आप चिंता मत लीजिए, मैं यहाँ पे सारी चीज संभाल लूंगी और मैं जानती हूँ कि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती हो मेरे लिए। और रिका जहाँ भी जाना चाहती थी वो बस अपने दिमाग की इमेजिन करके वही जगह पे पहुंच जाया करती थी। प्रेजेंट में रिको बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट होके कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ मेरी स्टोरी बहुत ज्यादा बोरिंग है, लेकिन हमारा ओटाकू कहते हैं नहीं ये काफी ज्यादा बोरिंग नहीं है, ये काफी ज्यादा बढ़िया कहानी है। इसके बाद वो लोग कुमामोतो में पहुंच जाते हैं और जब भी वहाँ पे ओटाकू की दादी दिख जाती है, उनकी दादी कहती है और बताओ ओटाकू कैसे हो तुम? फिर उसकी दादी कहती है कि मैं यहाँ पे बैलेंस छोड़ने आई थी। फिर वो दोनों उस गाड़ी में बैठ जाते हैं उनकी दादी के साथ। और फिर दूसरे सीन में हमें ओटाकू की घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि अब मैं दादी की मदद करने के लिए जा रहा हूँ, जब तक मैं आऊंगा यहाँ पे ओटाकू भी आ जाएगा। और फिर हमें ओटाकू की बहनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओहारू की बहन बोल रही होती है कि हमारा उसने फोन में नहीं उठाया। दूसरी बहन कहती है कि पक्का वो अपनी बड़ी बहन से नहीं मिलना चाहती क्योंकि वो भयानक दिखती है। यहाँ पे ओहारा की दादी कहती है कि है ओहारा ये लड़की कौन है? और फिर रिका बहुत ज्यादा शर्मा के कहती है कि मैं इनकी कोवर्कर हूँ, आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जब इसकी ग्रैंड मदर कहती है कि कहीं ये वही तो नहीं तुम्हारी फियांसे? जब हमारा ओटाकू कहता है कि नहीं ये असल में एक फेक मैरिड थी और हम लोग बस नाटक कर रहे थे। इससे सुन के उसकी दादी बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। वैसे ये बात रिका कहती है। और फिर ओटाकू और रिका उसकी दादी के घर पे पहुंच जाते हैं और फिर उसकी दादी बताती है कि यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे वाटरमेलन धरे हुए हैं। जब हमको पता चल गया कि ओटाकू के दादाजी को चोट आई हुई होती है इसलिए वो रेस्ट कर रहे होते हैं। और जब भी ओटाकू अपनी ग्रैंड मदर की मदद करवाने लग जाता है वो सारे लेमन्स को बॉक्स में धरने के लिए, और फिर वो रिका से कहता है तुम थोड़ी देर रुको, इसमें तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब भी थोड़ी देर बाद रिका
ओटाकू की दादी के पास आती है। ग्रैंड मदर, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जब भी उसकी दादी कहती है कि मेरे हिसाब से तो तुम इन कपड़ों में मेरी मदद नहीं कर पाओगे, ये लो, इसलिए ये पहन लो। और फिर रिका वो कपड़े पहन लेती है। जब उसकी दादी होंजीजी को मेलिन काटना सिखा रही होती है। वैसे तो रिका का दूसरा नाम होंजीजी है, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो सॉरी। जब भी होंजीजी काटते वक्त रुक जाती है और सोचती है ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है, मेरे हिसाब से ये सब नहीं सोचना चाहिए, मेरे को मेरा काम करना चाहिए। और फिर बहुत सारा काम करने के बाद जब भी ओटाकू की दादी उसे लेमन खाने के लिए ऑफर करती, कहते हैं कि आज बहुत ज़्यादा तुमने काम कर लिया है। जब भी वो उस लेमन को खाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। और जब भी ओहारू की दादी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उसको पसंद करती हो, जब भी होंजीजी कहती है कि ऐसा नहीं है, जब भी दादी कहती है कि मैं जानती हूँ कि हमारे यहाँ पे लड़के बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा लेट से अपने दिल की बात बताते हैं। और जब भी होंजीजी कहती है कि ये सब सच नहीं है, हम लोग शादी नहीं करने वाले, लेकिन उसकी दादी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लोग एक दूसरे से प्यार करते हो। और जब भी दादी कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है और तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर भी करता है, ये सुन के होंजीजी बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और लाल हो जाती है। और फिर उसकी दादी कहती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना, लेकिन होंजीजी कहती है कि मैं उसका अच्छे से ध्यान नहीं, वो मेरे का अच्छे से ध्यान धरता है। और लेकिन जब भी होंजीजी चक्कर खाने की वजह से बेहोश हो जाती है और फिर उसकी दादी चिल्ला चिल्ला के कहती है कि कोई है यहाँ पे, हमारी मदद करो। और फिर जब भी वहाँ पे ओटाकू आ जाता है और फिर वो कहता है होंजीजी सैन, और फिर उसकी दादी कहती है कि जल्दी से उसको कमरे के अंदर लेके आओ, मैं जब से डॉक्टर को बुला के ला रही हूँ। और फिर हमारा ओटाकू डर डर के उसे उठाने की कोशिश करता है और फिर वो उसे गोदी में उठा लेता है। लेकिन ये है जब भी उसकी पीठ में दर्द हो जाता है, वो कहता है यार ये बहुत ज्यादा भारी है। जब वो गेट पे जा रहा होता है, जब वो गेट खोलता है तो जब भी वहाँ पे एक पोपट वाला सीन हो जाता है, जब भी सामने उसके डैड खड़े होते हैं और उसके डैड उन दोनों को ऐसी हालत में देख लेते हैं। और फिर हमें अगले सीन के अंदर दिखाया जाता है कि जहाँ पे ओटाकू अपने डैड को देखते बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो रिको को गिराने वाला होता है। जब उसके डैड ये देख के रिको को पकड़ लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि कहीं ये वही तो नहीं है जिससे तुम हमें मिलवाने वाले थे, तुम्हारी फियोंसे। वो कहता है नहीं। और फिर जब यहाँ पे ओटाकू कहता है कि पापा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं शादी नहीं कर सकता, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया। और ये सुनने के बाद उसके डैड बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। सॉरी से एक काम नहीं होगा, तुम जानते भी हो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है ये सुन के। और फिर ओटाकू कहता है कि बस मैं ये बताने वाला था। जब उसके डैड कहता है कि ये तुम बात मेरे को टोक्यो में भी बता सकते थे, तुम हमेशा सब कुछ लेट ही करते हो। जब तुम स्विमिंग सीख रहे थे, जब तुम में भी बहुत ज़्यादा लेट सीखी। ओटाकू कहता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, ये बात अब आप कह रहे हो। अभी वो दोनों बातों बातों में झगड़ा करने लग जाते हैं। और फिर साइड से उनकी दादी कहती है अरे तुम लोग झगड़ा करना बंद करो, मैंने यहाँ पे टेबल लगा दिया है, तुम इसको यहाँ पे लिटा दो। अगले सीन में होंजीजी वहीं पे रेस्ट कर रही होती है और उसके बगल में डॉक्टर होते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि होंजीजी को हीट स्ट्रोक नहीं हुआ था, बस ये बताया जाता है कि उसने बहुत ज़्यादा काम कर लिया था, इसलिए कि वो थोड़ा सा रेस्ट करेगी तो ये ठीक हो जाएगी। और फिर ये सुनने के बाद तो उन तीनों की जान में जान आ जाती है। और फिर वो डॉक्टर चला जाता है और फिर ओहारा के डैड कहते हैं जो भी तुमने करा है वो बहुत ज़्यादा बुरा है और ये बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं है। और फिर हमारा ओटाकू मन के अंदर अपने डैड से नाराज़ था। जब भी पीछे से आवाज़ आती है उनकी दादी की, वो कहती है कि मेरे को माफ़ कर देना, इन सब के लिए मेरी गलती है, मेरी वजह से उसको चक्कर आए। और फिर जब भी ओटाकू और उसके डैड उनसे कहते हैं कि नहीं नहीं आपकी कोई भी गलती नहीं है, आप हमसे माफ़ी मत मांगिए। और फिर अगले सीन में ओटाकू अपने घर आ जाता है और अपनी माँ और अपनी बहनों को ये सब सच बता देता है कि मेरी शादी नकली है। और फिर ये सुनने के बाद उसकी बहनें कहती है क्या, मैंने तो गिफ्ट भी खरीद लिया था तुम्हारे लिए। और फिर ओटाकू कहते हैं कि मेरे को माफ़ कर दे, मैंने तुम सबको प्रॉब्लम में डाल दिया। और फिर ओटाकू की बहनें कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ वो रहने दो, और बताओ तुम्हारी कोवर्कर अब कैसी है। और फिर वो लोग वहाँ पे ऐसे ही बातें करने लग जाते हैं। और फिर ओटाकू यहाँ से जा रहा होता है जब भी पीछे से उसकी मॉम आ जाती है और वो कहते हैं कि तुम्हारे डैड अभी भी तुमसे नाराज़ है, अपनी ग्रैंड मदर को हाई कहना मेरी तरफ से, और मैं जल्दी से तुम्हारे डैड को शांत कर दूंगी। और फिर ओटाकू कहते हैं कि मेरे को माफ़ कर देना, लेकिन जब उसकी मॉम कहते हैं कि तुम अब इन सब की चिंता मत करो, अभी तुम्हारे लिए वो लड़की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर ओटाकू यहाँ से जा रहा होता है, उसकी सारी बहनें उसको बाय बाय कर रही होती है। और फिर जब उसके फादर उसको बस ऊपर से देखे जा रहे होते हैं। और फिर अगले सीन में ही हमें ओटाकू अपनी ग्रैंड मदर के घर में दिखाया जाता है। और फिर वो पूछते हैं कि होंजीजी को होश आ गया, जब उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि नहीं, मेरे हिसाब से मैंने उसे ऊपर वाले रूम में लिटा दिया, तुम भी जाओ और सो जाओ। अब वो जब कमरे के अंदर जाता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन चली जाती है। और फिर वो देखते हैं कि होंजीजी के बगल में ही उसका बेड लगा हुआ है। उसके लगता है कि उसकी दादी ने उसके बगल में ही उसका बेड लगा दिया। और फिर वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और फिर जब वो अपना बेड बाहर लेके जा रहा ही होता है, जब होंजीजी की आँख खुल जाती है। और फिर होंजीजी पूछती है कि आखिरकार अब मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ। और फिर ये देख के ओटाकू भी बहुत ज़्यादा डर जाता है।
ओटाकू कहते हैं कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और फिर ओटाकू बताता है कि तुम सुबह से सो ही रही हो, लेकिन क्या तुम अब ठीक हो? होंजी जी जब शर्मा की कहती है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। और फिर होंजी जी कहती है कि तुम्हारे घर का सब कुछ ठीक हो गया? और फिर ओटाकू कहते हैं कि हाँ मैंने उनको सब कुछ सच बता दिया। और फिर होंजी कहती है लेकिन मेरे को भी तो उनसे माफी मांगनी थी। और फिर ओटाकू कहते हैं कि तुम चिंता मत लो करो, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। और फिर होंजी जी अपने मन के अंदर कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उनसे कल माफी मांग लूंगी। जब भी बाहर से मेंढकों की आवाज आने लग जाती है और फिर जब भी होंजी जी कहती है कि हम लोग तो थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकते हैं। और फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं और वहाँ का व्यू काफी ज्यादा अच्छा होता है। और जब भी होंजी जी के सर पे एक फ्रॉक आके गिर जाता है और फिर होंजी जी जब वहाँ से फिसल जाती है और फिर वो गिर रही होती है जब भी ओटाकू के ऊपर, और फिर हमारा ओटाकू उसे पकड़ लेता है। और फिर ओटाकू पूछता है क्या तुम ठीक हो? और फिर वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दोनों ब्लेस करते हुए कहते हैं। और फिर ओटाकू उस मेंढक को पकड़ लेता है। और फिर होंजी जी पूछती है कि आज दोपहर को जब मैं बेहोश हो गई थी मेरे को कैरी किसने करा था? फिर ओटाकू बहुत ज्यादा शर्मा के कहते हैं कि मैंने और मेरे डैड में। और फिर ये सुन के वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। और फिर वो कहते हैं कि मेरे को माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा। और फिर ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा आगे जाने लग जाती है। और फिर हमारा ओटाकू कहता है कि जो भी तुमने मेरे को फ्रॉक वाला स्टोन दिया था मैंने उसको बहुत ज्यादा अच्छे से संभाला हुआ है और ऐसी चीजें मेरे को बहुत ज्यादा खुश करती है। जब भी मैं उस चीज को देखता हूँ तो मेरे को तुम्हारी याद आती है। और फिर होंजी जी सोचती है कि ऐसा मैंने पहली बार फील करा है कि ये और मैं हम दोनों पहली बार एक ट्रिप आए हैं अकेले। मेरे हिसाब से यही मैरिज है। और फिर ओटाकू और भी बातें कहने वाला होता है जब भी वो फ्रॉक टर टर करने लग जाता है। और फिर वो सुन के और भी फ्रॉक टर 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 करने लग जाते हैं। और फिर ये सुन के वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर वो लोग घर आते हैं। अगले दिन की हमें शुरुआत दिखाई जाती है जहाँ पे हमारी होंजी जी खिड़की के पास खड़ी होती है। और फिर वो बहुत ज़्यादा सोच रही होती है कि जो मेरे से कल रात को ओटाकू बात कहने वाला था आखिरकार वो बात थी क्या। ये सोच के वो बहुत ज़्यादा अजीब फील करने लग जाती है। नहीं मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। जब वो अपना मुंह धोने ले जाती है, जब वहाँ पे ओटाकू आ जाता है और वो कहता है कि पिछले दिन के लिए मेरे को बिल्कुल माफ कर देना। और फिर होंजी जी उसको देख के बहुत ज़्यादा ब्लेस करने लग जाती है। और फिर कहते हैं कोई बात नहीं। और फिर वो दोनों ग्रैंडमा के घर से निकल जाते हैं। और फिर ओटाकू कहते हैं कि क्या सच में तुम मेरे घर जाना चाहती हो? होंजी जी कहती है हाँ। और फिर वो दोनों चिल्लने लग जाते हैं। होंजी जी फिर ओटाकू की सिर्फ बालों को ही देख रही होती है। वो कहती है कि काश मैं उसके बालों में हाथ लगा पाती। फिर वो बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो जाती है और फिर वो बहुत ज्यादा तेज चलने लग जाती है, उससे आगे चली जाती है। और फिर ओटाकू कहते हैं कि अरे होंजी जी तुम कहाँ आ रही हो, हमें इस तरह मुड़ना है। और फिर दूसरे पल में ओटाकू और होंजी जी घर पे पहुंच जाते हैं और उसकी बहनें देख के उसे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर होंजी जी उनसे माफी मांग लेती है। और फिर उसकी मोम कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और फिर वो लोग आसपास की बातें करने लग जाते हैं। और फिर होंजी जी बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है रेड वोल्केनो। और फिर अगले सीन में हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी फैमिली वालों ने होंजी जी और ओटाकू को वोल्केनो म्यूजियम के अंदर जाने के लिए एक कार दी होती है। और फिर दोनों कार लेके वोल्केनो म्यूजियम घूमने के लिए जा रहे होते हैं। और फिर होंजी जी कहती है कि मेरे को माफ कर देना। फिर हमारा ओटाकू कहते हैं कि अरे इस बात के लिए कोई बात नहीं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हें एक तो जगह तो लेके जा ही रहा हूँ। और फिर होंजी जी कहती है कि मैं यहाँ पर बहुत सालों से आना चाहती थी। और फिर ओटाकू कहते हैं कि वोल्केनो म्यूजियम हमारे यहाँ का बहुत ज्यादा बढ़िया जगह है। लेकिन होंजी जी तो उसके बालों की तरफ ही देख रही होती है। और फिर वो उसके बालों की तरफ देख के बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाती है। और फिर वो दोनों अगले सीन में ही वोल्केनो म्यूजियम पहुंच जाते हैं। और फिर वो दोनों बहुत सारी जगहें देख रहे होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं। और फिर अगले सीन में हमें वो दोनों एक टेरेस पे दिखते हैं। और फिर वो लोग बाहर का व्यू देखने लग जाते हैं। जब भी वहाँ पे बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हुए होते हैं और उनकी टीचर उनको नहीं संभाल पाती, फिर वही बच्चों की तरह रोने लग जाते हैं। वो बच्चे बहुत ज्यादा शरारती होते हैं और आसपास के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। और फिर एक बच्ची की में से हमारी होंजी जी ओटाकू के ऊपर गिर जाती है। और फिर होंजी जी ओटाकू से कहती है कि मेरे को माफ कर देना। और फिर इतना शोर को देख के ओटाकू उन बच्चों को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर वो उन बच्चों की तारीफ करता है। इसे देख के होंजी जी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और फिर वो कहते हैं कि तुम ये कैसे कर पा रहे हो? हमारा ओटाकू कहता है कि अगर तुम किसी भी बच्चे की तारीफ करोगे तो उसे देख के और भी बच्चे शांत हो जाएंगे अपने आप ही। और फिर होंजी जी भी कोशिश करने लग जाते हैं। और फिर वो दोनों मिलके बच्चों को संभालने लग जाते हैं। और फिर वो दोनों बहुत सारी बातें बताते हैं बच्चों को। और फिर बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और शांत भी हो जाते हैं। ये देख के उनकी टीचर और यहाँ तक कि बाहर के लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर वो लोग जाने लग जाते हैं। वो सारे बच्चे उनको बाय बाय करते हैं। और फिर अगले सीन में ओटाकू कहता है कि हे होंजी जी तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी, आज का दिन बहुत ज्यादा एक्टिव था और मेरे सबसे बोरिंग भी था। और फिर होंजी जी कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आज का दिन बिल्कुल बोरिंग था, आज का दिन काफी ज्यादा मजेदार था। मैं बहुत सारी ट्रिप पे गई थी लेकिन मेरे को कोई सी भी ट्रिप पे मजा नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया और ये बहुत ज्यादा मजेदार था, मेरी यादों में ये बस के रह जाएगा।
और फिर होंजी जी बस उसके बालों की तरफ दोबारा से देखने लग जाती है और ये सोचते हुए तो उसका मुंह बिल्कुल लाल हो गया था। और फिर अगले सीन में ही वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। जब ये ओटाकू बाहर निकल के घर के अंदर जाने वाला होता है, जब भी उसको एक लड़की दिखती है जो कि वहाँ पे अपना मुंह धो रही होती है और फिर वो उस लड़की को देख के बहुत ज्यादा हैरान रहता है और वो लड़की भी उसको देख के बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है और फिर वो कहते हैं टाको यार। और फिर उनका शोर सुनते हुए उनकी फैमिली वाले बाहर आ जाते हैं। नाउ आखिरकार तुम कब आई। और फिर वो सब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और फिर नाउ उनको एक प्लेट भी देती है, वो बहुत ज्यादा सुंदर होती है। और फिर ओटाकू कहते हैं क्या तुम ग्लास मेकर बन गई। और फिर वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता तो मैं 3 साल से ग्लास वर्कर का काम कर रही हूँ। और फिर वहाँ पे होंजी जी भी आ जाती है और फिर उसको देख के ना वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। फिर ओटाकू बताता है कि ये मेरी कोवर्कर है और फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। और फिर ओटाकू कहते हैं कि नाओ तुम कब से लोगों को रिस्पेक्ट देने लगी। और फिर नाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, फिर वो उसके बालों को बिगाड़ने लग जाती है और फिर ऐसे ही दोनों मस्ती करने लग जाते हैं एक दूसरे के बाल के साथ। और फिर ये देख रहे बात तो हमारी होंजी जी का जो भी विचार थे वो बिल्कुल ही टूट जाते, उसका दिल पूरा ही टूट जाता है ये देखने के बाद तो। और फिर वो सोचते हैं कि मैंने अपने मन के ना बहुत ज्यादा फैंटेसी बना ली थी, सब कुछ मोह माया, मेरे को सब कुछ छोड़ देना चाहिए। और होंजी जी ये सब सोचते हुए उदास हो ही रहे होते जब वहाँ पे नाओ आ जाती है। होंजी जी मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपना टोक्यो में भी एक शॉप खोलना चाहती हूँ। और फिर ओटाकू ये देख सुन के बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है और फिर वो कहते हैं क्या तुम टोक्यो आ रही हो। और फिर नाओ कहती है हाँ। नाओ होंजी से कहती है इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी दोस्त बनो। और फिर ये सुनने के बाद सारे लोग यहाँ पे सो जाते हैं। और फिर इस सुन के बाद हमारा एसिवर्ड फाइट खत्म हो जाता है। मैंने 1 से 5 तक पूरे एसिवर्ड कवर कर दिया है। अब पार्ट 2 थोड़े बहुत दिनों बाद आएगा जब बाकी के और एसिवर्ड आ जाएंगे। तो जब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब एंड टेक केयर।